हमें क्या पढ़ाना है यह आप नहीं बताएंगे मिस्टर ट्रंप। हमें कैसे पढ़ाना है यह आप नहीं बताएंगे मिस्टर ट्रंप। हमें किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को दुनिया में बेस्ट बनाना है यह आप नहीं बताएंगे मिस्टर ट्रंप। हमने अमेरिका को 8 प्रेसिडेंट दिए। मजाक मत करिए। एजुकेशन मजाक नहीं है। एजुकेशन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। यह ज्ञान है और ज्ञान से खिलवाड़ नहीं चलेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने यह बात कह के मुंह पर करारा तमाचा मारा है डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके हजारों करोड़ का जो फंड होता था वो फंड रोक दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, हम शिक्षा को बर्बाद होते नहीं देख सकते, हम किसी तरह से भी इसको एडजस्ट करेंगे। यह जवाब होता है एक महान शिक्षा संस्थान का। इसीलिए हार्वर्ड दुनिया का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी। यहां भारत के अंदर मोदी कुछ कह देंगे वही इतिहास बन जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, वहां के प्रिंसिपल्स अपनी दीवारों पे गोबर पोतने लगेंगे। आईआईटी का एचओडी या डायरेक्टर गौमूत्र के गुण बताने लगेगा और इसी तरीके से तमाम ज्ञान देने लगेंगे। तो इस देश के अंदर हमने ये देखा है कोरोना के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा लॉकडाउन। लोगों ने कहा क्यों नरेंद्र मोदी ने इतने ही दिन का लॉकडाउन लगाया, इससे ज्यादा और कम क्यों नहीं, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे वो कोरोना का वायरस मरेगा, क्या है कहानी बताई। फिर उसके बाद जब उन्होंने बढ़ा दिया अब क्या कहते, तो फिर उसको किसी तरह जस्टिफाई, फिर ऐसे करते, फिर ताली थाली बजवाई तो और उसको भी जस्टिफाई करने लगे। क्यों ताली थाली बजाने की बात कह रहे हैं, क्यों रोशनी करने की बात कर रहे हैं, क्या है। और इतनी स्थिति हुई कि भारत में 60 लाख लोग मर गए कोरोना से। अब आप सोचिए यह स्थिति हो जहां की, वहां आप किससे उम्मीद करेंगे, कौन बोलेगा। क्या भारत के नागरिक कहेंगे कि राहुल गांधी तुम हमारे लिए संघर्ष कर रहे हो, हमारे हकों के लिए लड़ रहे हो, हमें मजबूत करने के लिए लड़ रहे हो, हमारे ऊपर आपदा आन पड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम संकट है, सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, पुलिस राज स्थापित हो गया है, ऐसे में तुम हमारे लिए लड़ रहे हो, तुम पर हमले हो रहे हैं, हम तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं, इस देश में कायरों की बिसात है और जो कायर हो वो क्या साथ आएंगे, वो क्या लड़ेंगे, कभी लड़े हैं क्या। भारत के अंदर इतने आक्रांत आए, शक आए, हूड़ आए और न जाने कौन कौन आए, और फिर यहूदी जो थे वो यहां पर तथाकथित कोंकण में आके बस गए और बोले हम चित्पावन ब्राह्मण हैं। और आज उन चित्पावन ब्राह्मणों के संग आरएसएस का जो है राज चल रहा है। तो अब आप समझ लीजिए यहां पर जो भी कोई आया, किसी ने रूप बदले, किसी ने कुछ किया, राज किया, भोगा, हमारी बहन बेटियों और सबके साथ जो करना था किया और चला गया या रह गया। कोई फर्क नहीं यहां के लोगों को पड़ा। राजपूत राजा अपनी अपनी लड़कियां ले लेके मुगलों के यहां हाजिर हो जाते रहे। यह इतिहास है। अपने 3 भाइयों की हत्या करके राणा सांगा सत्ता में बैठते हैं, राणा प्रताप अपने भाई की हत्या करा के बैठते हैं, उनके अलावा और तमाम सारे लोग, कोई चर्चा नहीं, सब महान बनाने लगते हैं। तो महानता की ये बखान जो करने की क्रम है, इसको आप समझ लीजिए। सच्चाई ये है कि जो देश के लिए लड़ता है उस पर हमले होते हैं। गांधी जी ने बहुत प्यार से समझाया था सत्य अहिंसा की लड़ाई। उन्होंने कहा था कि अन्याय से लड़ेंगे, लेकिन कैसे, तुम एक गाल पे मेरे थप्पड़ मारोगे, हम दूसरे पे खाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। नेहरू ने सिखाया हम बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तुम्हें आरोप लगाने हैं, बदनाम करना है, कुछ करना है, करते रहो, हम बनाने की अपने मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं और सच्चा अपने राह चला जाता है।
बिल्कुल यही चीज नेहरू ने सिखाई, यही इंदिरा ने सिखाई, यही सिखाई हमारे महासंत गांधी जी। तो अब आप समझ लीजिए, जो उन्होंने सिखाया था उसी पर चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजह है। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। गुजरात सबसे पहला मॉडल है आरएसएस बीजेपी का, जहां से उसने संघ की प्रयोगशाला के जरिए दंगे फसाद से लेके सब कुछ शुरू किया। अब ये आज से नहीं शुरू किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी के 2002 से, नहीं, 1967 में आप चले जाइए, 1967 उस दौर से यह अभियान चला और सबसे पहले गुजरात से ही शुरू हुआ। फिर आप देखिए, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में, यह प्रयोग 73-74 में कहां होता है? गुजरात में होता है, एक मेस में खाना खाने के रेट को लेकर के। और उस खाने को लेकर के ऐसा बवाल खड़ा होता है कि पूरे देश के अंदर, वहां से फिर बिहार पहुंच जाता है। फिर इस तरह होता है, जयप्रकाश नारायण लेके चढ़ बैठते हैं और लगता है कि पूरे देश में पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि उस समय सबसे ज्यादा जीडीपी भी बढ़ रही थी, सबसे ज्यादा देश भी बढ़ रहा था, तमाम सारी चीजों से हम जीत रहे थे। हमने लड़ाइयां जीती थी, चीन से भी, पाकिस्तान से भी, अमेरिका को भी हमने धमका के रखा था। फिर भी इस तरह प्रस्तुत किया गया। सिक्किम को हमने चीन से भारत में मिला लिया था और बहुत कुछ, तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राज्य रजवाड़ों की सब कुछ छीन करके भारत सरकार में मिला रहे थे, जनता के लिए दे रहे थे। ऐसी स्थिति में उन पर हमला होता है। तो आप समझिए, ये गुजरात मॉडल आज का नहीं, तब से चल रहा है। और इस गुजरात मॉडल ने जिस तरीके से देश में वो किया, तो राहुल गांधी ने जब इस गुजरात मॉडल पर हमला किया जाकर के गुजरात, और कहा हमें किस तरह से काम कर, घबरा गया नरेंद्र मोदी और आरएसएस, और यह स्थिति हो गई कि फिर एक ही तरीका है, ईडी छोड़ दो, पालतू है ईडी, छोड़ दो। तो 9 तारीख को ईडी चार्जशीट कर दी। नेशनल हेराल्ड की एजेएल जिसे कहते हैं, उस एजेएल की एसोसिएट जनरल की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में स्थापित किया, जो उनका अखबार था नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, उसमें चार्जशीट दाखिल कर देते। ऐसे मामले में चार्जशीट दाखिल करते हैं। पहला अद्भुत मामला है जिसमें न कोई मनी का ट्रांसफर हुआ है, न प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। तो बगैर मनी और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुए मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई भाई? लेकिन चार्जशीट करनी है, कर दी। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के, रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी, संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना, कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीज़ों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था, इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया, और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था, एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए,
पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी, मैं अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी के, कांग्रेस पार्टी का ऋण अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया, एजेएल के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को। तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर एजेएल की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर्स थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है, उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है तो 1 पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। दूसरा, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है। और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहां उठाया, इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो एजेएल ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के, और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई? एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? अगर किंडरगार्टन क्लास का व्यक्ति पहले वर्ष जो कानून में है वो उसको उठाए तो वो हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हो गए 55 को आज? लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए। एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है जिसकी आज ईडी मजाक उड़ा रही है, 5 न्यायाधीश का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर। वो कहता है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100% है, तो भी ये कंपनी होल्डिंग इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप इसी में रहती है। ये एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, वोडाफोन में भी यही हुआ, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। तो भैया, जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को। कानून में यंग इंडिया जब तक वो खरीदता नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है एजेएल का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? कृपया ये बताएंगे कोई? यही मनमानी चल रही, कानून और सभ्यता है। इसके बाद इसी तरीके से राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है। बार बार उनसे वही कागज मांगे जाते हैं जो वो बार बार देते हैं। 1 दर्जन बार वो वही कागज दे चुके हैं, अब वही कागज फिर से मांगे जा रहे हैं। 23,000 कागज, उनकी प्रतियां। अब आप सोचिए क्या है। तो ये ईडी और सीबीआई का खेल है।
क्योंकि राहुल गांधी को अमेरिका जाना है, अमेरिका में उनके लेक्चर्स होने हैं और बहुत कुछ होना है। और अमेरिका में खुल चुका है पेगासस का मामला, आ गया है सामने कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 100 लोगों का टैपिंग कराई थी, उन्हें ट्रैप किया था, और उनमें सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के बहुत सारे उनके अपने भी मंत्री थे, अपने भी ऑफिसर्स थे, और देश के 100 महत्वपूर्ण लोगों को उन्होंने पेगासस के थ्रू ये किया था। अब आप सोचिए किस तरह से फंसे हुए हैं, तो घबरा रहे हैं। जब यह घबरा रहे हो, घबराहट हो कि हमारा पूरा जाल टूट रहा है, अमेरिका जिस तरीके से भारत को बेइज्जत कर रहा है, नरेंद्र मोदी झुके पड़े हैं, ऐसी स्थिति में देश की अस्मिता गिरवी कर रख दी गई हो, तब राहुल गांधी आवाज बनते हैं। मोदी ने नफरत फैलाने के लिए वक्फ संशोधन बिल 2025 पास करा लिया, क्योंकि सदन में तमाम तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए उन्होंने ताकत बना रखी है। वो तो करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के जोरदार तमाचा एक सवाल से मारा। उसने पूछा, ये वक्फ बोर्ड में हिंदू हो सकते हैं या दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं, तो क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में मुस्लिम हो सकते हैं क्या? क्या वक्फ बोर्ड में जो आपने यूजर का प्रावधान किया है, अपने यहां भी करेंगे क्या? उसको कैसे नापेंगे? और किस तरह एक कलेक्टर सरकार से विपरीत कोई फैसला ले सकता है क्या? तमाम सारे सवाल आए, और उन सवालों पर एक जवाब नरेंद्र मोदी सरकार के पास नहीं था। नरेंद्र मोदी के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता घबरा गए, कहने लगे, सर थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, और उनके समेत तमाम सारे वकीलों ने एक एक तथ्य रख दिया कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया गया है, इसके जरिए साजिश की गई है हिंसा कराने की। और यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी कि कैसे बंगाल में हिंसा हो रही है, और वो सब जिस तरह से प्रायोजित है, खेल है, वह भी सामने आ रहा है। यह भी सामने आ रहा है कि कैसे वेश बदल के मुस्लिम बना करके बिहार के 2 युवकों को बंगाल में हिंसा कराने भेजा गया। यानी ये वही चीज है जो अंदेशा 1948 में चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि संघ के लोग इस तरह से मुस्लिम ड्रेस में लोगों को ला करके दिल्ली में दंगे कराना चाहते हैं, और फिर दंगे हो गए। तो यह सत्य है। इन सारी साजिशों से राहुल गांधी लड़ते हैं। हमारी पार्टी भी वो अमन चैन की बात करते हैं, सबसे बड़े वो मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी यही तो समस्या है। आरएसएस और देश को बेरोजगारी में, देश में हराना है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत को, महंगाई दिन पर दिन रोज बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स लगातार हर चीज महंगी हो रही, दुनिया में सस्ती हो रही है जो चीजें, जो डिस्ट्रिक्ट क्रूड ऑयल और सब कुछ, तब भी यहाँ महंगा चाहिए, उसको पावर देनी। इसके बाद में सोना लगातार जा रहा है, जिस नरेंद्र मोदी कहते थे मंगलसूत्र छीनेंगे, मंगलसूत्र तो इन्होंने छीने। इनकी नीतियों के कारण हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें, जनता से जुड़े लोग हैं, आम आदमी की स्थिति बद से बदतर। लोग हैं जो दुनिया के जो भी देश हैं, उनमें 122 नंबर पर भारत के नागरिकों की प्रतिबद्धता आए है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हम लड़ेंगे, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन हालत यह है। तो ये सब जब स्थितियां हो तो घबराहट होती है। उसी घबराहट का नतीजा है कि यह हरकतें हो रही। लेकिन क्या राहुल गांधी डर गए? नहीं, हम लोग क्योंकि कायर डर जान दी है मेरे परिवार, राहुल गांधी के अंदर परिवार पे अटैक, नेहरू गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते और वह खून है हम एक विचार जिसने इस देश के लिए 11 शहादतें दी हैं, यानी 11 लोग उनके परिवार के शहीद हुए हैं। 2 लोग देश आजादी के बाद शहीद हुए जाता है। सालों साल उनके परिवार ने जेल काटी है, चाहे मोतीलाल नेहरू रहे हो, चाहे उनकी पत्नी स्वरूप रानी नेहरू रही हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे उनकी पत्नी कमला नेहरू रही हो, चाहे उनके बहनोई
साले, साढ़ू, कोई रहे हो, उनके ताऊ के बच्चे, कोई भी। और इतने लोग, 9 लोग देश की आजादी पहले शहीद हुए, 2 लोग आजादी के बाद देश के लिए। सोचिए, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश को दान दे दी हो, जिन्होंने मारुति जैसी कंपनी भारत को दान दे दी हो, जो उनकी अपनी कंपनी थी। तब आप सोचिए, जो इतना करने वाले रहे हो, उनके लिए आप चिंदी चोरी का आरोप लगाते हो, और वो भी उसमें जो उनकी अपनी कंपनी। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने गुजरात में 2 दिन लगातार नरेंद्र मोदी की नस तोड़ने का, नाड़ी तोड़ने का काम किया है। उन्होंने शुरू कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी ऊपर से नहीं चलेगी, अब कांग्रेस पार्टी नीचे से चलेगी। तो इसलिए जिला अध्यक्षों को वो अधिकार देने की बात करी, और कैसे अब इस रणनीति पर काम होगा, उसके लिए 2 तरफा संवाद किया। और उस संवाद से घबराए नरेंद्र मोदी, डरे नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है, तो ये साजिशें रच रहे हैं कि परिवार को डराएंगे तो शायद हो जाए, लेकिन ये नहीं पता परिवार तो उन बहादुरों का है, तो डरने वाला नहीं है। और पूरी कांग्रेस देश भर में खड़ी हो गई उस परिवार के साथ, और जवाब देने लगी कि इस परिवार के ऊपर यदि आंच आई तो इस देश में जो होगा वह सोचा नहीं होगा। चुन चुन के भाजपाई और संघियों के साथ क्या क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। निश्चित रूप से ये सिविल वार में फंसाना चाहते हैं, तो अब उस दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। यह खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह बहुत उग्र स्थिति में पहुंच गया है, और अब हर व्यक्ति को अपना भविष्य संकट में नजर आ रहा है। आंकड़े आ गए कि जो विदेश पढ़ने बच्चे जाते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि विदेश में नीतियां ऐसी हो गई हैं कि भारत के बच्चों को वीजा नहीं मिल रहा है, और बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। अमेरिका जाने वाले घट गए, कनाडा जाने वाले घट गए, और तमाम देशों में घट गए। वहां रोजगार के साधन जो मिलते थे वो भी खत्म हो रहे हैं। यानी भारत को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, और वहां से हथकड़ियों बेड़ियों में भारत वापस फेंके जा रहे हैं, इस तरह जैसे वो जानवर हो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए देश को कहां ढकेल दिया है नरेंद्र मोदी ने, और उसे बचाने के लिए एक अकेला व्यक्ति लड़ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो योद्धा की तरह लड़ रहा है, और वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो ये कहता है, न डरो न डराओ। जय